हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं फिर से। संघर्ष असाइनमेंट में थोड़ा सा अपन डिले चल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि सब पूरा कर लेंगे हम लोग। आई एम सॉरी, असाइनमेंट पहले मिल गया, सॉल्यूशन लेट मिला, इससे दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन यार कोई बात नहीं, फेस्टिवल वगैरह था तो उसमें दिक्कत हो गई थोड़ी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पहला संघर्ष असाइनमेंट। ठीक है, और इस संघर्ष असाइनमेंट में क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल है, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल है, और कुछ ऐसे हैं जो आपसे हो जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं होंगे। तो इंतजार कर रहे होंगे आप। सारे संघर्ष असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। थोड़ा डिले हो गया, लेकिन टाइम टू टाइम अपन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सारे असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस संघर्ष असाइनमेंट में कौन से सवाल आपको अच्छे लगे, कौन से आपसे नहीं हुए, ठीक है, और सॉल्यूशन देख के किस सवाल में और मजा आया। क्योंकि कई क्वेश्चंस होंगे जो आपने थोड़े सोचे होंगे अलग तरीके से, यहाँ पे सॉल्यूशन देख के और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है। इसमें लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक और लीनियर एक्सपेंशन, लिक्विड का, कंटेनर का, लिक्विड का कौन सा डिफाइन हो सकता है, नॉन नहीं हो सकता है, कंटेनर में लिक्विड डालते तो एपरेंट कैसे डिफाइंड होता है, वो मजेदार चीज है। चलिए पढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड व्हेन डिटरमाइंड यूजिंग टू डिफरेंट वेसल ए एंड बी आर गामा 1 एंड गामा 2। अब देखो लैंग्वेज में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। अब एपरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर नहीं लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल नहीं लिखा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम नहीं लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन लिखा। लिक्विड का एक ही डिफाइन होता है, वॉल्यूमेट्रिक। तो ये एपरेंट एक्सपेंशन लिक्विड का गामा 1 दिया है पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में गामा 2 दिया है, और वो भी एपरेंट है, रियल नहीं है। तो पहले कंटेनर में एपरेंट लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा 1, और दूसरे कंटेनर में उसी लिक्विड का एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा 2। ठीक है भाई, ओके। If the coefficient of linear expansion of the vessel A is alpha 1 and the coefficient of linear expansion of the vessel B is, B पूछा है, तो वेसल A का अल्फा 1 है, लीनियर एक्सपेंशन वेसल B का अल्फा 2 मान लेते हैं। क्लियर है, वेसल B का अल्फा 2 मान लेते हैं। अब देखिए एपरेंट एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। मान लो लिक्विड को तूने कंटेनर में डाला, अब कंटेनर को हीट करोगे तो लिक्विड भी एक्सपेंड होगा, कंटेनर भी होगा। तो नेट लिक्विड का एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे तो कंटेनर का माइनस करेंगे। अगर कंटेनर फिक्स होता तो लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता रियल वाला, वही अपरेंट रियल के इक्वल होता। लेकिन मान लो लिक्विड फैला और कंटेनर भी फैल गया, तो इफेक्टिवली लिक्विड कम फैलता हुआ दिखेगा। तो आप लिखेंगे अपरेंट एक्सपेंशन बराबर लिक्विड का, मान लो रियल एक्सपेंशन है गामा नॉट, तो लिक्विड का एक्चुअल में रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा 1 माइनस कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कंटेनर का माइनस करेंगे पहले कंटेनर का। सर तो अल्फा 1 है, अल्फा 1 है उसका लीनियर एक्सपेंशन। आप वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटाओगे ना, वॉल्यूम में से लीनियर थोड़ी ना घटा दोगे। अब ये फॉर्मूला जो है आपका एपरेंट एक्सपेंशन बराबर रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड माइनस वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। अब कंटेनर का गामा 3 टाइम्स ऑफ कंटेनर का अल्फा होगा, तो गामा 1 बराबर गामा नॉट माइनस 3 अल्फा 1, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मजा आ गया कि नहीं सवाल में, बताओ, कमेंट करके बताओ कि पहले सवाल में मोक्ष मिल गया सर। गामा 2 क्या हो जाएगा, तो गामा 2 लिक्विड का दूसरे कंटेनर में, लिक्विड का रियल लिखो, लिक्विड का रियल तो किसी भी कंटेनर में रखो वही रहेगा, अपरेंट लिक्विड का बराबर लिक्विड का रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन माइनस 3 अल्फा 2 ने माना था। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक चीज कॉमन है, अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड का अलग होगा, लेकिन रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड का तो दोनों में सेम होगा। गामा नॉट को इक्वल कर दो, तो गामा नॉट ऊपर वाले इक्वेशन में और नीचे वाले इक्वेशन में इक्वल कर दो। यहां से गामा नॉट बोलो क्या होगा, गामा 1 प्लस 3 अल्फा 1 बराबर, यहां पे गामा नॉट क्या होगा, गामा 2 प्लस 3 अल्फा 2। हम क्या करें, गामा नॉट को इक्वल कर रहे हैं, माइनस 3 अल्फा 1 इधर आ जाएगा, माइनस 3 अल्फा 2 इधर आ जाएगा। अब बताओ सही है, हाँ। तो गामा 1 प्लस 3 अल्फा 1 इज इक्वल टू गामा 2 प्लस 3 अल्फा 2। हमें अल्फा 2 चाहिए, तो गामा 2 को पहले इधर लाओ, गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस 3 अल्फा 1 बराबर 3 अल्फा 2। 3 को यहां से उठा के नीचे डिवाइड कर दो, तो गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस 3 अल्फा 1 बाई 3 इज इक्वल टू अल्फा 2। अल्फा 2 की वैल्यू ये आ रही है, देखिए गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस 3 अल्फा 1 बाई 3। प्लीज अगर आपको मजा आया इस सवाल सॉल्व करके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सर मोक्ष मिल गया इसमें। चलिए दूसरा देखिए। अब ये क्रिएटिव सवाल है, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट हैज टू कैविटी, वन स्क्वायर एंड अदर इज रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर कैविटी है, दूसरा स्क्वायर शेप की कैविटी है ऐसे। तो ये तुम्हारा सीट है एक्चुअल में, और ये आपका डिस्टेंस है स्क्वायर का, साइड लेंथ है, मतलब साइड लेंथ स्क्वायर का है ए, और इसका साइड लेंथ है और ये है बी। अब जब हम हीट करेंगे,
तो हीट करेंगे तो एक्सपैंड होगा। तो बोला कि बताइए इस कैविटी का डायमेंशन ए, लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, इस कैविटी का ए और बी पे क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा दोनों कैविटी के बीच में जो डिस्टेंस है इस एल पर क्या फर्क पड़ेगा, और कैविटी बेस से एक्स डिस्टेंस उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअली बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन एक्सपेंशन मतलब फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, मतलब उसको तुम फैला दो, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कर दोगे तो सारे डायमेंशन इंक्रीज करेंगे, ए बी एक्स एंड एल ऑल आर इंक्रीजेस। यस और नो? यस सर, ऑल आर इंक्रीजेस। बहुत इजी है। चलिए बेटा फ्लूट का भी बचा हुआ है वो भी मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, है ना। फ्लूट का भी शायद एक बचा हुआ है या दो बचा, जो भी बचा हुआ है मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो यहां देखो, 3 different material of identical masses are placed in turn in a special oven where a material absorb energy at a certain constant rate. During heating process, each material begins in the liquid state and ends to gaseous state. मतलब पहले लिक्विड में था और उसको हीट करना शुरू किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक वो गैस में कन्वर्ट होना ना शुरू हो जाए, जब तक उसका फेज ना चेंज हो जाए। तो मान लो लिक्विड है, 100 डिग्री है उसका फ्यूजन का टेम्परेचर, है ना, तो फ्यूजन पॉइंट, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता वहां तक जाएगा, फिर वहां पे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपना फेज चेंज करेगा। तो 3 डिफरेंट मटेरियल ऑफ आइडेंटिकल मास, मतलब मास का सेम है, लिक्विड अलग है। ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस ईच मटेरियल बिगिन इन द लिक्विड स्टेट एंड एंड्स इन द गैसियस स्टेट। फॉलोइंग फिगर गिव्स द टेम्परेचर T वर्सेस टाइम T फॉर द 3 मटेरियल। C इज रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट एंड L रिप्रेजेंट द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वो लिक्विड से वेपर में जब बदलने लगा तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L था। अब स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बताओ। हीट रिक्वायर्ड द रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। अब मास तो सबका सेम है, हाँ सर मास सेम है। अब ध्यान से देखना, मजा आएगा इस सवाल में कि ये पहला लिक्विड है, पहला लिक्विड का ग्राफ ऐसा बना है, देखो पहला लिक्विड का ग्राफ ऐसा बना है, दूसरा लिक्विड का ग्राफ ऐसा बना है, तीसरा लिक्विड का ग्राफ ऐसा बना है। अब एक बात बताओ, किसका टेम्परेचर एकदम तेजी से चेंज हो रहा है और किसका सबसे स्लो चेंज हो रहा है? सर इसका स्लो चेंज हो रहा है। जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होता है उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होती है। कैसे? तो जब आप dq सेम रेट से हीट दे रहे हो, ms dt होता है, हाँ, दोनों तरफ स्मॉल t से डिवाइड कर दो, तो ये है रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट, जो कि तीनों एक ही कंटेनर पे रखा है, एक ही ओवन पे रखा है, और ये रेज ऑफ टेंजेंट टेम्परेचर। ये अगर तुम्हारा कांस्टेंट हो गया तो आप बोलोगे कि ये तो कांस्टेंट हो गया, बटा ms इज इक्वल टू रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है ये हाई तभी होगा जब स्पेसिफिक हीट क्या होगा, लो, मतलब कम स्पेसिफिक हीट है, मतलब उसको कम हीट चाहिए ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर सेम रेट से हीट देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लेगा वो। तो जिसकी टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ रही है उसकी स्पेसिफिक हीट, मतलब टेम्परेचर राइज करने की रिक्वायरमेंट हीट की कम है। अरे हाँ सर ये बात तो सही बोले हो मास्टर। तो यहां पर देखो इसका स्लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है S3 की। उसके बाद देखोगे तो इसका, इन दोनों में देखोगे तो इसका स्टिफनेस ज्यादा है, ये वर्टिकली जल्दी जल्दी अपना टेम्परेचर बढ़ा है, कौन? सेकेंड। तो सेकेंड का स्पेसिफिक हीट सबसे कम रहा होगा, S3 का ज्यादा, फिर S1 का, फिर S2 का। देखो कौन सा है स्पेसिफिक को C से रिप्रेजेंट किया, 3 ज्यादा, फिर 1, फिर 2, यही ऑप्शन आ रहा है। 3 सबसे ज्यादा, ये 1 का आ रहा है, ये तो गलत है गलत है गलत है। अब देखो लेटेंट हीट, अब अमाउंट सबका सेम है, हाँ, तो Q बराबर ml होता है, dq बराबर ml या Q बराबर ml लिख सकते हो। अब दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दोगे तो ये रेट ऑफ गिवन ऑफ सप्लाई ऑफ हीट, और ये dm बाई dt, जितना मास लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर सेम रेट से हीट दे रहा हूं, अब जिसकी हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, वो टाइम ज्यादा लेगा। नहीं समझे? मान लो 3 कंटेनर है और तीनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, सबको सेम रेट से हीट दिया। अब जिसकी लैटेंट हीट कम है वो कम हीट लेके ज्यादा जल्दी कन्वर्ट कर लेगा फेज। जिसकी रिक्वायरमेंट एल की ज्यादा है, जिसकी लैटेंट हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, वो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है उसको, तो देर से अपना फेज चेंज करे। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है फेज चेंज करने में? पहला ग्राफ सबसे ज्यादा ले रहा है, मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है सेम मास के लिए, देखो मास Q बराबर ml, मास सबका सेम है, रेट सबका देखो ये तो Q बराबर ml है, ये dQ बराबर कितना मास कन्वर्ट हुआ है पर सेकंड dm इंटू एल लिखोगे, बटा dt इंटू dt करते हैं। जैसे Q बराबर ml है, सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये होगा dQ बाई dt इज इक्वल टू dm बाई dt इंटू एल। ये रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट और यह रेट जिस रेट से कन्वर्ट हो रहा है वो लिक्विड से गैस में।
सर ठीक है, समझ में आ गया। ये तो तुम्हारा पूरा कांस्टेंट है। तो इसको तुम बोल सकते हो कि dm बराबर dt बाई एल, या फिर dt को इधर ले जाओ, dt बराबर dm बाई एल। अब देखो ये टाइम को बताएगा, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये किसका बता रहा है सर, टाइम को बता रहा है। अब मान लो जिसने ज्यादा टाइम लिया है उसकी एल ज्यादा रही होगी, ज्यादा टाइम लिया है मतलब एल ज्यादा रही होगी। तो ये देखो ना, ज्यादा टाइम लिया कन्वर्ट होने, इसकी एल सबसे ज्यादा होगी, किसकी, पहले की एल सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद एल तीसरे की होगी, वो उससे थोड़ा सा कम टाइम लिया, और सबसे जल्दी कन्वर्ट हो गया ये, इसकी एल सबसे कम रही होगी। कौन सा, दूसरे का। तो यह आएगा L1 सबसे ज्यादा, L3 ज्यादा और L2 सबसे कम। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, देखो L1 L3 और L2, यहां पे करेक्शन है ऑप्शन में, करेक्शन इन ऑप्शन। ठीक है भाई। एक बात बताओ, किसी की लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम है, इसका क्या मतलब है, 80 कैलोरी हीट चाहिए तब वो 1 ग्राम लिक्विड से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी है, मतलब रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी की रिक्वायरमेंट है 20 कैलोरी पर ग्राम, मतलब उसको 20 कैलोरी हीट मिलेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को सेम रेट से हीट दे रहे हैं, तो हीट देने का रेट तो कांस्टेंट हो गया। अब जो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा होगा उसका एल कम होगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। जो बहुत ज्यादा टाइम लगा कन्वर्ट होगा उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, एक की। समझ आया, मजा आया इस सवाल में, मजा आया इस सवाल में। अब देखना ये सवाल बहुत सुंदर सवाल है। 3 बॉडी ए बी सी ऑफ मास m m एंड रूट 3m। अब ऊपर ही लोचा कर दिया। ये कह रहा है कि पहले का मास m है, दूसरे का मास m है और तीसरे का मास रूट 3m रिस्पेक्टिवली आर सप्लाई हीट एट अ कांस्टेंट रेट। The change in temperature theta versus time t graph for A, B and C are shown by 1, 2 and 3 respectively. At their specific heat capacity are SA and SB. SC represents मतलब थर्ड के स्पेसिफिक, which of the following relation is correct? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन बताओ। तो तुम तो ग्राफ को देख के बोलोगे सर ये टेम्परेचर का राइज, ये टाइम के साथ दिखा रहा है। तो जो जल्दी टेम्परेचर बढ़ा है, मान लो इस टाइम पर देखो तो थर्ड की टेम्परेचर सबसे कम बढ़ी है, सेकंड की थोड़ा ज्यादा बढ़ी है, फर्स्ट की सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो जिसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है उसका स्पेसिफिक हीट सबसे कम होता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जिसका स्पेसिफिक हीट कम वो जल्दी गर्म होता है। तो स्पेसिफिक हीट कम किसका होगा, 1 का। तो तुरंत बोलेगा कि 1 का कम होना चाहिए सर बी के कंपेयर में। और बी का, ये जो सेकेंड है बी का नहीं, ए का कम नहीं, ए का सबसे कम होना चाहिए। हाँ, जो जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कम रही होगी, तभी वो जल्दी गर्म होगा। तो ए का कम होना चाहिए बी से, और बी का कम होना चाहिए सी से। ये गलत हो जाएगा, ये पे स्कैम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो डी क्यू बराबर एम एस डी टी, ये दोनों तरफ dt और dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट और ये रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब बताओ क्या तीनों को सेम रेट से हीट दे रहे हैं, ये लिखा होगा बॉडी ए विल सी ऑफ मास इतना इतना सप्लाई हीट एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया k। तो तुम लिख सकते हो k बटा एम एस इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी। ये क्या है सर, ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डी कैपिटल टी बाई डी टी। तो ये स्लोप ही तो हो गया, हाँ सर ये हो गया स्लोप। अब तुम स्लोप को tan थीटा से भी लिख सकते हो। अब सिंपल सी बात है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम उसका स्लोप सबसे ज्यादा, ये सिंपल सी बात है। तो तुम जब पहले और दूसरे को कंपेयर करोगे तो दोनों का मास सेम है, तो मास को कांस्टेंट मान लिया, मास दोनों का सेम है, तो सीधा स्लोप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बता रहा होगा। बहुत तगड़ा सवाल है ये, सीधा स्लोप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बता रहा होगा। तो तुम बोलोगे कि एस ए से ज्यादा होगा एस बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम तो स्लोप ज्यादा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका स्लोप ज्यादा तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा, कम, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब जब मैं बी और सी को कंपेयर करूंगा तो बी और सी में मास अलग अलग है, तो यहां पे स्लोप तुम्हारा जो बनेगा tan थीटा वो सिर्फ स्पेसिफिक हीट नहीं मास के रिलेशन के साथ देखेंगे। तो अगर मैं बी के लिए लिखूं, बी का ग्राफ का स्लोप कितना 45 डिग्री, तो मैं बी के लिए लिखूंगा फॉर बी के बटा मास एम स्पेसिफिक हीट उसका एस बी बराबर tan 45, यस और नो, ये रिलेशन लिखोगे। अब मैं सी के लिए लिखूंगा, सी का मास रूट 3m है, तो लिखूंगा के बटा रूट 3m स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। बोलो यस और नो, हाँ सर tan 30। अब मुझे एस बी और एस सी इसको कंपेयर करना है। हाँ, अब डिवाइड कर दो, के से के कैंसिल, एम से एम कैंसिल, और tan 45 तुम्हारा 1 हो जाएगा, tan 30 होता है 1 बाई रूट 3, रूट 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा तुम्हारा, ध्यान से देखियो पहले, ये एस बी और रूट 3 एस सी ऊपर, तो रूट 3 एस सी बटा एस बी इज इक्वल टू
tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो √3 यहां चला जाएगा, तो ये √3 से √3 कट गया, मतलब SC बराबर SB आ रहा है, मतलब SB और SC इक्वल होगा, क्योंकि भाई वो तो एक यूनिट मास के लिए डिफाइंड है ना, और मास यहाँ पे चेंज किया, हीट कैपेसिटी नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कहते हैं जो जल्दी गर्म होगा उसका कम स्पेसिफिक हीट होगा, और जो धीरे धीरे गर्म होगा उसका ज्यादा। उस केस में हम दोनों का मास सेम ले रहे थे ना, तभी तो K/M को कांस्टेंट माना, जबकि इन दोनों का मास सेम है। तो इस आंसर आपका कौन सा आ रहा होगा, जल्दी बताइए। आंसर आ रहा होगा SC और SB बराबर A से कम, A से कम SB और C बराबर, चौथा आंसर। बोलिए फुल मोक्ष मिला कि नहीं सवाल में, बताइए एकदम गुमसुम सा है कि नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा सप्लाई रेट से पहले तो इक्वेशन लिखो, Q बराबर dQ बराबर ms dt होता है, dt चेंज इन टेम्परेचर है, ये गिवन हीट है। अगर dt से नीचे डिवाइड कर दे, dt छोटा टाइम है, ms dt ये तुम्हारा रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट है, और ये तुम्हारा रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है। अगर हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट खींचोगे तो टेम्परेचर घटेगा। ये तुम्हारा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो K बराबर ms d कैपिटल D बाई dt आ जाएगा। यहां से तुम देख सकते हो कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू K बटा ms है, हीट सप्लाई का रेट Q, K तुम्हारा कांस्टेंट है अगर, तो ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मास सेम है तो सिर्फ स्लोप देखेंगे, इसका स्लोप ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा मतलब ये ज्यादा, इसी को तो स्लोप बोल दोगे, तो इसका स्लोप ज्यादा, ये तभी ज्यादा होगा जब स्पेसिफिक हीट कम होगा, तो इसका स्पेसिफिक हीट कम है, इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है दूसरे का। देखो दूसरे का ए और बी में कंपेयर करो, देखो ना SB SC बराबर SA से ज्यादा, देखो SA का कम SB का ज्यादा, और इन दोनों में मास के साथ देखना है। बताओ मजा आया कि नहीं आया, फुल वैसा सफुल मोक्ष दिया ये सवाल ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू रॉड है ये, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, टू रॉड, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर इज मेड ऑफ स्टील हैविंग इनिशियल लेंथ L1 and L2 and connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion of aluminum and steel are अल्फा A एल्यूमिनियम का है और स्टील का अल्फा S respectively. The length of each rod increases by the same amount when their temperature are raised by T डिग्री सेल्सियस। अच्छा, किसी टेम्परेचर इज रेज बाई T डिग्री सेल्सियस, तो रेज बाई T डिग्री सेल्सियस है, मतलब डेल्टा T तुमको दिया है, रेज बाई टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस, ये तुमको T दिया। ओके, देन फाइंड रेशियो ऑफ L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। अच्छा, तो तुमको लीनियर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, दोनों का सेम ही है, और तुमसे ये पूछा है, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, मतलब दोनों रॉड का जो लेंथ बढ़ा सेम अमाउंट से बढ़ा है। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें डेल्टा L ऑफ एल्यूमिनियम बराबर डेल्टा L ऑफ स्टील गिवन है? ये क्वेश्चन में गिवन है क्या? ये IIT एडवांस 2003 का सवाल है। अब देखो कितना आसान सवाल पूछा है, कैसे करेंगे सर? सिंपल सी बात है, चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बराबर चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील है। चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम को लिख सकते हैं अल्फा एल्यूमिनियम, इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम जो L1 है, और इसका चेंज इन टेम्परेचर T बराबर चेंज इन लेंथ, डेल्टा L को लिखते हैं अल्फा L डेल्टा T, डेल्टा T दिया हुआ है, लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील L2 इनटू T, ये इससे कट जाएगा, तो आप सॉरी T से कटेगा, आप ये कह सकते हो कि L1 बाई L2, देखो ना नीचे ले जाओ, L1 बाई L2 अल्फा S बाई अल्फा A होगा, यही तुमने निकाल लिया। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। अच्छा, L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, दोनों तरफ 1 से ऐड करो, इसी इक्वेशन में ऐड 1 बोथ साइड, क्योंकि जो मुझे चाहिए उसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर लो, तो 1 प्लस L1 बाई L2, नहीं होगा, 1 ऐड करने से नहीं होगा। सबसे पहले इसको इनवर्स करो, इनवर्स करो, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, इनवर्स करो, तो क्या ये L2 बाई L1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा A बाई अल्फा S हो जाएगा। अब दोनों तरफ 1 ऐड करो, ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करो, तो 1 प्लस L2 बाई L1 इज इक्वल टू अल्फा A बाई अल्फा S प्लस 1। अब ये 1 ऐड करोगे तो LCM तुम्हारा आ जाएगा L1, और ये हो जाएगा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू अल्फा A प्लस अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा S हो जाएगा। वही तो पूछा है, L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, मतलब इसका उल्टा पूछा है तो फिर से इन्वर्स कर लो, तो L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 पूछा है, तो अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा A प्लस अल्फा S, अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा A प्लस अल्फा S, अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा A प्लस अल्फा S, ये थर्ड आंसर मेरा आ रहा है। अब तुम मुझे बताओगे मैंने पहले इन्वर्स किया फिर 1 ऐड क्यों किया, मैं डायरेक्टली ऐड 1 करता तो क्या आंसर बनता?
और वो मेरा इस डिजायर्ड एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में पूछा है वो मिलता कि नहीं, रीजन के साथ बताओ तो मजा आ जाएगा। ठीक है, सोचना। नेक्स्ट देखो, टू रॉड ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, मतलब लेंथ सेम है, एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो रॉड है, ए एंड बी, डायमेंशन सेम है दोनों 30 पे। इफ द हीटेड अप टू 1 डिग्री सेल्सियस, इफ ए हीटेड अप टू 180 डिग्री सेल्सियस एंड बी एट 30 डिग्री सेल्सियस, देन द न्यू लेंथ आर द सेम। मतलब इनिशियल डायमेंशन भी सेम है और फाइनल लेंथ भी सेम है, मतलब चेंज इन लेंथ दोनों का सेम हुआ है। और चेंज इन लेंथ अगर सेम हुआ है तो चेंज इन लेंथ को कहते हैं अल्फा एल डेल्टा टी। इनिशियल लेंथ दोनों का सेम है, पहले का अल्फा कितना है भाई? इफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए एंड बी आर 4:3, देन द वैल्यू ऑफ टी। अच्छा, वो रेशियो दिया हुआ है तो पहले का हम मान लेते हैं अल्फा ए, और चेंज इन टेम्परेचर पहले का था इनिशियल 30 और फाइनली हो गया 180, तो 180 माइनस 30, क्या सही लिखा है? डेल्टा एल पहले का। हाँ सर। दूसरे लेंथ के लिए दूसरे का भी इनिशियल लेंथ उतना ही एल, दूसरे का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बी, और इसका टेम्परेचर है टी माइनस 30, उसको 30 से टी पे ले गए। देखो कितना खूबसूरत लैंग्वेज वेस्ट बढ़िया सवाल बना है ना। 2019 20 21 में बार बार आपको रिपीट करके बता चुका हूं, अच्छे लेवल के सवाल हुआ करते थे जेईई मेन में। ओके सर, यहां से लेंथ आपका कैंसिल हो गया। हाँ सर, और तुमको पहले और दूसरे का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रेशियो 4/3 दिए, तो अगर अल्फा बी को नीचे लिखोगे तो अल्फा ए बाई अल्फा बी तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 इंटू 180 में से 30 जाएगा तो 50 इज इक्वल टू टी माइनस 30। अब ये 5 चौक 20 और 3 को इधर ले जाओ तो 5 चौक 20 200, और 3 को इधर लाओगे तो 3t माइनस 90, माइनस 90 को उधर ले जाओ तो 290 बराबर 3t। मैं सही सॉल्व कर रहा हूँ? 4/3 दिया हुआ है, हाँ 4/3 दिया हुआ, तो ये कुछ आ रहा है 290 इज इक्वल टू 3t। 230 नहीं, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? t माइनस 30, तो 3t इंटू 3, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, 180 में से 30 गया ना, 150 बनेगा ना बे। 180 में से 30 जाएगा तो 150 बनेगा। अल्फा ए और इस अल्फा बी को नीचे ले जाओगे तो अल्फा ए बटा अल्फा बी हो गया तेरा 4/3, और ये 180 माइनस 3 150 बना इज इक्वल टू टी माइनस 30। ये कैंसिल करो तो 50 से कट जाएगा, 50 3 150, 50 चौका 200, तो 200 बराबर टी माइनस 30, तो टी बराबर आ रहा है 230। अरे इतना आसान है, देखो 230 आ रहा था। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है देखिए, और बहुत सुंदर तरीके से ये सवाल को फ्रेम किया है, बहुत सुंदर तरीके से सवाल को फ्रेम किया। देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट 40 डिग्री सेल्सियस ब्रास वायर 1 mm इज हंग फ्रॉम द सेलिंग। एक ब्रास वायर है, फिर से यहां पे थोड़ी गलती की है, ब्रास वायर ऑफ 1 mm रेडियस, रेडियस इसका है 1 mm, मैं करेक्शन करा के अपलोड करा दूंगा फिर से। हंग फ्रॉम द सेलिंग, स्मॉल मास कैपिटल एम इज हंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द वायर। ये तुम्हारा कैपिटल एस मास हैंग किया, ठीक है, स्मॉल मास कैपिटल एम इज हंग, मतलब छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे हैंग किया from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 to 20 डिग्री सेल्सियस, it regain its original length of 0.2 मीटर। मतलब इसका ओरिजिनल लेंथ था 0.2 मीटर, तो फिर एक्सपेंशन कितना हुआ है? At 40 degree Celsius, brass wire of radius 1 mm is hung from the ceiling. Small mass m is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down, it regain its original length of 0.2 meter. Then value of capital M is coefficient of linear expansion and Young modulus are इतना इतना, G is इतना। ओके, हमें ओरिजिनल लेंथ दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दिया है 20, 40 से 20 पर ठंडा किया है, चेंज इन टेम्परेचर 20, और रेडियस हमें दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और बोला है कि पहले जैसे मैंने इसको डाला तो ओरिजिनल लेंथ इसका ये था, तो ओरिजिनल लेंथ से कुछ इलोंगेशन डेल्टा एल हुआ होगा। हाँ सर, मास लटकाएंगे तो इलोंगेशन हुआ होगा। अब सोचना ये सवाल क्या कह रहा है, मजा आ जाएगा। ये सवाल कह रहा है कि एम मास के ऑब्जेक्ट को हमने वायर से हैंग कर, तो वायर का जो भी ओरिजिनल लेंथ रहा होगा उसमें कुछ इलोंगेशन आएगा, तो इलोंगेट हो गया डेल्टा एल। क्यों इलोंगेट हुआ? क्योंकि कैपिटल एम मास हैंग करोगे तो ये फोर्स लगाएगा, तो स्ट्रेस डेवलप करेगा, स्ट्रेस से मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स डेवलप करेगा कैपिटल एम मास, वो नीचे खींचेगा एमजी की वजह से, तो उसमें इलोंगेशन आएगा डेल्टा। अब हमने क्या किया कि ये अपने इलोंगेटेड लेंथ पे यहां पर था, अब हमने इसका टेम्परेचर कम किया, तो टेम्परेचर कम करने से इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, टेम्परेचर कम करने से एटम के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एटम के बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अंदर आना चाहता है,
हाँ, उस थर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हुआ है थर्मल की वजह से, वो तो स्ट्रेस डेवलप करेगा। उस थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? थर्मल स्ट्रेस, वो थर्मल स्ट्रेस आपने पढ़ा था एफ बाई ए बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल, फॉर्मूला है तुम्हारा हुक्स चाचा का। हाँ, उसमें चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ होता है अल्फा डेल्टा टी। तो एफ बाई ए बराबर होगा गामा अल्फा डेल्टा टी, ये थर्मल स्ट्रेस है। और यही थर्मल स्ट्रेस अगर इस mg की वजह से जो लगने वाला फोर्स है उससे बैलेंस कर जाएगा तो रॉड अपने ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा। तो यही थर्मल फोर्स अगर मैं बोलूं ए को इधर ले जाओ, एफ बराबर ए गामा अल्फा डेल्टा टी, ये थर्मल फोर्स है। तो अगर मैं रॉड का नॉर्मल टेम्परेचर से थर्मल फोर्स नॉर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम करूं, तो अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम करता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर से मैं उसका टेम्परेचर कम करता हूं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स आएगा, और वो फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर बैलेंस हो गया तो रॉड अपने ओरिजिनल लेंथ पे रह जाएगा। कितना तगड़ा सवाल लिखा है, घूम सूम सा है कि नहीं, मोक्ष मिला कि नहीं, जरूर एक कमेंट कर दो अगर देख रहे हो तो। सर बढ़िया सवाल दिया सर जी आपने। अब देखो एफ को mg रख दो, तो mg बराबर a गामा अल्फा डेल्टा टी, इसमें से मास आपसे पूछा है तो m बराबर आ जाएगा, a को लिखो पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -6 स्क्वायर करोगे तो, और गामा कितना है, तो गामा लिखा है देखो, ये गामा 10 का पावर 11, 10 का पावर 11, अल्फा कितना है 10 का पावर -5, डेल्टा टी कितना है 20, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू आ जाएगी 10, यही है। रख के देखते हैं, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 और -6, -11 से +11 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। तो पाई इंटू 2 आंसर आ रहा है, तो पाई इंटू मतलब 3.1 फॉर पाई के टर्म्स में है, इंटू 2, तो 6.28 केजी आ रहा है। अब 6.28 केजी अगर हम देखें तो ये तो 0.5 है, 6 पॉइंट है नहीं, ये 9 6.2 है नहीं, ये 0.9 है नहीं, 1.5 है नहीं, तो मैच ही नहीं किया। अब इसमें क्वेश्चन में गेम खेला है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू, जो आपने m निकाला है वो इस कौन सा ऑप्शन के सबसे क्लोज है, वो m पूछ ही नहीं रहा। अब और मजा आया कि नहीं बोलो, मोक्ष मिला कि नहीं, एम पूछ ही नहीं रहा। तो तुम्हारा 6 केजी सबसे क्लोज तो 9 केजी के ही है। बताओ ना भाई, 1.5 केजी से 6 केजी में 5 का डिफरेंस है, लेकिन 6 और 9 में तो 3 का डिफरेंस है, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो भाई कैसा लगा सवाल, बताओ, गुम्स वुम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मजा आ गया मास्टर। अब देख, 3 रॉड ऑफ इक्वल लेंथ आर ज्वाइंट इन फॉर्म ए इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। तुम इसको ऐसे बनाओ या ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बना लो, सिंपल सी बात है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मिड पे ये डी है, इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल, तो मिड पे बना है तो L/2 लेंथ हो जाएगा, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, मिड पॉइंट है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 फॉर AB पार्ट एंड α2 फॉर AC पार्ट। AB पार्ट कौन सा है, AB पार्ट ये है, अच्छा यहां से यहां तक का α1 है AB पार्ट, A से B पार्ट का पूरे का, मतलब इस पूरे का A से B पार्ट का है α1, और इसका α2 और इसका भी α2 है, ठीक है। If the distance DC remains constant for the small change in temperature, अब DC remains constant, DC मतलब D से C का लेंथ ये कांस्टेंट होना चाहिए, किसी भी टेम्परेचर पर ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो α1 और L में रिलेशन पूछा होगा, अच्छा α1 और α2 में रिलेशन पूछा, ले भैया शानदार सवाल, और ये कहीं भी पूछा हुआ सवाल नहीं है, यूनिक सवाल है, मतलब PYQ नहीं है, ठीक है, अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे बताओ, तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है, बढ़िया सवाल है, सवाल तो सर बढ़िया है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं सर, क्या सर जी, मान लो ऐसे मैंने रॉड लिया, ठीक है, और ये 3 रॉड लिए मैंने, L1 α1, L2 α2, L3 α3, ये एंगल है थीटा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा क्या थीटा सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना मुझे। 3 रॉड से मैंने बनाया और तीनों रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग है। अगर तीनों रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग है तो एंगुलर जो आप कहते हो ना, एंगुलर एंगल, ये कांस्टेंट रहेगा कि चेंज हो जाएगा, बताना सर आपने मतलब चेंज हो जाएगा, उसमें सेम मटेरियल से बना होता है, इसमें सेम हो जाएगा, मैंने पढ़ा था सेम रहेगा, एंगुलर डायमेंशन सेम रहता है, लेकिन उसमें सारा मटेरियल जो भी तुमने ये 2 रॉड बनाए हैं या 3 रॉड बनाए हैं वो तीनों सेम मटेरियल का सेम लेंथ का होगा, तो सेम मटेरियल का होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल टेढ़ा हो जाएगा। ये मान लो कि ये α1 बहुत ज्यादा है, α2 α3 कम है, तो ये इतनी लेंथ रहना चाहेगा, ये ज्यादा लेंथ बनाना चाहेगा, तो टेढ़ा नहीं हो जाएगा, थीटा डिफरेंट होगा, अलग अलग मटेरियल से बना है, तो सर अगेन मोक्ष मिला। अब इसमें क्या करना है, किसी भी टेम्परेचर में ये लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सबसे पहले
इसके वजह से ये CD लेंथ तुम क्या डिफाइन करोगे सर? इसके वजह से हम CD लेंथ डिफाइन करेंगे। CD लेंथ बताओ तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर मैं लिखूं तो CD का होल स्क्वायर मतलब इस लेंथ का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज कितना है सर? ये एल स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ये लेंथ चेंज होगा कि नहीं? असर होगा। इसकी लेंथ मान लो L से L डैश हो गई, तो L डैश L के टर्म्स में लिखो तो L डैश होगा, ये जो L डैश है फाइनल लेंथ, ये वाला फाइनल लेंथ L डैश बराबर L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस और नो? आंसर सही है। और ये L डबल डैश लेता हूं, इस वाले लेंथ को L डबल डैश ले लेता हूं, तो L डबल डैश होगा L/2 1 प्लस, ये अल्फा 2 था, ये अल्फा 1 है, तो अल्फा 2 लिखो यहाँ पे, और ये अल्फा 1 डेल्टा टी। ये मैं लिख रहा हूं कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा वो लिखा। सर ठीक है। ये इनिशियल टेम्परेचर पे मैंने CD का लेंथ लिखा। हाँ सर ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर पे आपने CD का लेंथ लिखा। अब मैं अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो CD का लेंथ क्या होगा सर? टेम्परेचर चेंज करोगे तो CD डैश का होल स्क्वायर बराबर L डैश का होल स्क्वायर माइनस L बाई मतलब L डबल डैश का L डबल डैश का होल स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया? फिर बताता हूं। एक बात बताओ, जब ये एक्सपैंड हुआ तो ये लेंथ हो गया L डैश और ये हो गया L डबल डैश, तो तुम यही बोलोगे ना L डैश का होल स्क्वायर माइनस L डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD डैश का होल स्क्वायर। हाँ सर। अब वो कह रहा है कि भाई इनिशियली ये जो लेंथ था CD और फाइनली टेम्परेचर पे जो लेंथ था CD डैश वो दोनों सेम है, तो क्या इन दोनों को सेम लिख दोगे? हाँ सर लिख देंगे। तो बताओ L स्क्वायर माइनस ये लेंथ हो गया L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू L डैश का होल स्क्वायर माइनस L डबल डैश का होल स्क्वायर। अब L डैश इसका फाइनल लेंथ किसी टेम्परेचर पे क्या होगा ये हम लिख चुके हैं, इसको पुट करो यहां पे। तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू L डैश का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर होगा L स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस ये होगा L बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आई? हाँ सर थोड़ी थोड़ी आई। सुनो मैंने कैसे बताई। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से मैं लेंथ कैसे डिफाइन करूंगा वो लिख लिया। हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ कैसे डिफाइन करोगे CD वो लिख लिया। अब मैंने तुमसे ये बोला, सुनना अच्छे से। अरे यार क्यों बकलोली कर रहा है, सुनना अच्छे से। सबसे पहले ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ पता है, तो CD कैसे डिफाइन करेंगे पता चल गया। हाँ थोड़ी देर बाद इसका लेंथ चेंज हुआ, इसका लेंथ चेंज हुआ, तब CD क्या होगा कैसे डिफाइन करेंगे पता है। हाँ तो ये इनिशियली CD का फॉर्मूला लिखा और फाइनली CD का फॉर्मूला लिखा। क्या ऐसे लिखोगे? इसका इनिशियल लेंथ का होल स्क्वायर माइनस इसके लेंथ का होल स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर, फाइनली फाइनल लेंथ का होल स्क्वायर L डैश का होल स्क्वायर L डबल डैश का होल स्क्वायर माइनस CD डैश का होल। ये तो इतना तो समझ में आता है। हाँ सर समझ में आता है। उसके बाद मैंने बोला कि वो बोला CD चेंज नहीं होगा। ये देखो CD रिमेन सेम, तो इनिशियल CD और फाइनल CD सेम होना है, तो इनिशियल CD फाइनल CD सेम होना है, तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों CD की वैल्यू की इक्वेट कर दिया। देखो ये वाला CD पहले क्या था, ये इतना था। हाँ सर तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 4 और ये था L डैश का होल स्क्वायर L डबल डैश का होल। इतना समझ में आया? अगर मुझे ये लेंथ पता है L, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पता है, तो किसी भी टेम्परेचर पे इसका लेंथ L डैश क्या होगा सर? वो ये रहा, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो, ये L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 4 रहने दो इज इक्वल टू ये L स्क्वायर भी रहने दो। अब मुझे बताओ अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा सर? 1 का होल स्क्वायर अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, 10 का पावर -5 ऐसे होता है। तो तुम हायर ऑर्डर में जब अल्फा का होल स्क्वायर करोगे तो वो टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। बस सर ये समझ में नहीं आया, अभी बताता हूँ। जब तुम इसके स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो 3 टर्म बनते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बचा 2ab बचा और b स्क्वायर में अल्फा 2 का होल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर समझे, माइनस एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये बनेगा। हाँ सर बनेगा, ये भी समझ में आया सर थोड़ा थोड़ा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इस एल स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। आप सोच रहे होंगे सर इसको घटा क्यों नहीं रहे हो, अभी पता चल जाएगा। एल स्क्वायर ये टर्म क्या बनेगा प्लस एल स्क्वायर 2 अल्फा 2 डेल्टा टी
माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ये जब अंदर जाएगा माइनस एल स्क्वायर बाई 4 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। अब मुझे बताओ ये एल स्क्वायर इधर जाएगा तो ये एल स्क्वायर प्लस में, ये इक्वल टू इधर प्लस में, ये उधर जाएगा तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर बाई 4 से ये एल स्क्वायर 4 कट गया। अरे सर मजा आ गया। तो अब क्या होगा, इसको आप इस तरफ ले आइए, तो ये टर्म इधर आके इससे कट के 0, ये टर्म इधर होके 0, तो वो तुम्हारा बनेगा एल स्क्वायर बाई 4 2 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। अब इस 2 से ये 2 भी कट गया, तो ये आया अल्फा 1 बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा 2। अल्फा 1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ अल्फा 2, अल्फा 1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। कैसा लगा सर? सर ये 1 मिनट में होने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इसमें तुम्हें ये तो समझ में आया कि अलग अलग मटेरियल का बना है तो ये एंगल कांस्टेंट रहे, ये जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसकी लेंथ चेंज हो सकती है, इसकी लेंथ चेंज हो सकती है, ये कैसे लिखेंगे। तीसरी बात, ये मैथमेटिकल टर्म तो समझ में आया कि कहीं तुमको स्क्वायर करना पड़ जाए, तो इतना तो समझ में आया कि अल्फा बहुत छोटा होता है। देखो भाई चेंज होगा तो कितना परसेंट चेंज हो जाएगा, 1%, 2%, 3%, इतना ही तो होता है। तो ये जो अल्फा होता है ना बहुत छोटा होता है, तो अगर तुमको स्क्वायर करना पड़ जाए तो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी लिखो। 4 बातें सीखने को मिली, एंड दिस इज द फिजिक्स। यही कंसेप्ट है, यही चीजें सीखनी है, सवाल का आंसर थोड़ी ना सीखना है। In a vertical U-tube containing a liquid, the two arms are maintained at a different temperature T1 and T2. दोनों आर्म्स अलग अलग टेम्परेचर पे। The liquid column in the two arms have height L1 and L2 respectively. Then coefficient of volume expansion of the liquid is equal to coefficient of volume expansion of the liquid is। देखो जरा ध्यान से, ये T1 टेम्परेचर पर है, इसमें लिक्विड कॉलम का लेंथ L1 है, ये T2 टेम्परेचर पर है, इसमें लिक्विड कॉलम का लेंथ L2 है। ठीक है, ओके, यहां से यहां तक ये फिल्ड है। दोनों में अलग अलग हाइट कैसे पॉसिबल है? सेम लिक्विड का टेम्परेचर अलग, टेम्परेचर अलग है तो एक्सपेंशन हुआ होगा, तो एक्सपेंशन तो सर पूरे में हुआ होगा। ये अलग टेम्परेचर पर, ये लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, तो दोनों में एक्सपेंशन अलग अलग हुआ है। अगर सेम टेम्परेचर पे होता तो, सेम टेम्परेचर पे होता तो ये बनता। तो मान लीजिए कि इनिशियली दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, तो दोनों में लिक्विड कॉलम की हाइट एग्जैक्टली सेम रही होगी। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया? इन अ वर्टिकल ट्यूब लिक्विड आर्म मेंटेन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इन द टू आर्म्स हैव लेंथ। इनिशियल लेंथ तो दोनों का सेम होगा, अगर टेम्परेचर सेम होगा। इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस है, लेट से, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया मान लो कुछ ए है, हमें वॉल्यूम लिखना है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या लिखोगे? एल, एल। अब इसी में T1 टेम्परेचर पे ये L1 लेंथ तक फिल हो गया, तो इसकी फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी? सर AL1, सही लिखा है। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। फाइनल वॉल्यूम बताइए कितनी है? सर AL1। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? AL इंटू 1 प्लस अल्फा नहीं, गामा, वॉल्यूम लिखा है गामा, गामा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा T1 टेम्परेचर। सही तो लिखा है? अच्छा सर ठीक है। यहां से एरिया में तो कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं है, एक्चुअल में तो वो लिक्विड जब एक्सपेंड किया उसका वॉल्यूम बढ़ा तो लेंथ में चला गया, एरिया तो कांस्टेंट है ट्यूब का। तो L1 बराबर L इंटू 1 प्लस गामा T1 आ जाएगा। उसी तरीके से इस पर देखो तो इनिशियल लेंथ L था, फाइनल लेंथ L2 हो गया, तो L2 बराबर L 1 प्लस गामा T2 ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बहुत खूबसूरती से, तो L से L कट जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, L1 प्लस गामा L1 T2 बराबर L2 इधर जाएगा, L2 प्लस गामा L2 T1। L2 को इधर ले आओ, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लाओ, गामा L2 T1 माइनस गामा L2 T2, गामा L1 T2। यहां से गामा कॉमन निकाल सकते हो, तो गामा कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा L2 T1 माइनस L1 T2 इज इक्वल टू L1 माइनस L2। ये टर्म एज इट इज इसके नीचे डाल दो, ये टर्म एज इट इज इसके नीचे डाल दो। अब देखो तो ऐसा कुछ आ रहा है, L1 माइनस L2, ये गामा पूछा ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, L2 T1, L2 T1, पहला आंसर आ रहा है। बताओ, अब एक शानदार सवाल इसमें, मजेदार। सर क्या? मैं अगर तुमसे बोलूं कि इनिशियली जब सेम हाइट पर थे तो ये बेस पर सेम प्रेशर लगा रहे थे कि अलग? तो सेम लगा रहे थे। अब क्या लगा रहे होंगे? अब अलग अलग हाइट तक है। सोचो ध्यान से, आराम से जवाब देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से स्क्रीन पॉज करके दो, अभी जवाब दो। सबसे खास बात यह है, और मोक्ष मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना कि सर अभी भी प्रेशर सेम होगा क्या? यस सर, हाउ इट इज पॉसिबल? इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ ज्यादा, उसका एक्सपेंशन ज्यादा, उसकी डेंसिटी कम होगी। ओए शाबाश, ओपन में प्रेशर P0, यहां पे
जितना इसकी डेंसिटी होगी होगी रो टू, इसकी होगी रो वन। तो आप लिखो पी नॉट प्लस रो टू एल टू जी, और इसको लिखो रो टू सॉरी पी नॉट प्लस रो वन एल वन जी, और रो वन रो टू अलग आएगा, उसको लिख के भी ड्राइव कर सकते हैं। सर सच में मोक्ष मिल गया तो गजब सोचा। यस, प्रेशर सेम होगा तो सर ये भी सवाल पूछा जा सकता है। यस, पूछा जा सकता है। अब बताओ फिजिक्स से खेल पा रहे हो कि नहीं खेल पा रहे हो। अभी तक a 1 liter flask contains some mercury. It found that different temperature the volume of air inside the flask remains the same. The volume of the mercury in the flask is 1 liter flask, मतलब 1 लीटर का ये फ्लास्क है। 1 लीटर इज इक्वल टू द 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब ना, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 10 का पावर 3, हाँ सही है। तो 1 लीटर फ्लास्क है कंटेनिंग सम मरकरी, मतलब मरकरी पूरा नहीं भरा है, सम मरकरी। इट इज फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क, मतलब ये मरकरी है तो ये पार्ट में एयर होगा, ये तुम्हारा मरकरी का वॉल्यूम है तो ये तुम्हारा एयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। एट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क रिमेंस द सेम, द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन द फ्लास्क। अब सवाल 10 बार पढ़ो और समझो इस क्या कह रहा है। लैंग्वेज का खेल है बस, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि जब हम इसको हीट अप किए तो जितने वॉल्यूम में एयर पहले फिल्ड था उतने ही वॉल्यूम में किसी टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये है कि जितना इसका एक्सपेंशन पहले जितने वॉल्यूम में मरकरी है उतने वॉल्यूम में बाद में मरकरी रहा होगा, तभी तो एयर उतना ही स्पेस लेगा। अब जितना एक्सपेंशन तुम्हारा कंटेनर का हुआ है उतना ही एक्सपेंशन लिक्विड का हुआ होगा, इसीलिए लिक्विड डेल्टा वी दोनों का सेम है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर सेम रहेगा। मतलब डेल्टा वी ऑफ एच जी बराबर डेल्टा वी ऑफ कंटेनर सेम रहा होगा, तभी तो एयर का भी वॉल्यूम उतना ही हुआ, तभी तो एयर का वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। अच्छा, तो जितना एक्स्ट्रा ये फैला, जैसे मान लो ये फैल गया, अगर फैल गया तो उतना ही एक्स्ट्रा ये फैल के स्पेस ले लिया होगा। मान लो अभी एयर की वॉल्यूम है वी नॉट, ठीक है, और इसमें कुछ मरकरी है और टोटल वॉल्यूम है। अगर मान लो मरकरी ये एक कंटेनर फैल गया डेल्टा वी, तो मरकरी भी डेल्टा वी एक्सपैंड होकर वो स्पेस ले लेगी और एयर का स्पेस उतना ही रहेगा। समझदार हो गए। एचजी का इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होता है सर, इनिशियल वॉल्यूम और इसका यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा टी, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। एचजी के लिए लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ एचजी गामा ऑफ एचजी इनटू डेल्टा टी बराबर कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू गामा ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा टी, ये तो कट गया। अब एचजी का वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम मरकर ये पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एचजी पूछा है, गामा ऑफ एचजी कितना है, गामा ऑफ एचजी ये दिया हुआ है 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, सेंटीमीटर क्यूब में देखूंगा तो 10 का पावर 3 इंटू गामा ऑफ कंटेनर कितना है, अल्फा ये दिया है तो गामा होगा इसका 3 गुना, तो 27 इंटू 10 का पावर माइनस 6, 27 इंटू 10 का पावर माइनस 6, माइनस 6 से माइनस 6 कट जाएगा और ये आ गया तुम्हारा 10 का पावर 3 इंटू 27 बटा 180। जीरो से तो पहले जीरो काटो, तो v बराबर होगा 27 बटा 18 गुना 100। अब 9 दूना 18, 9 या 27, अब ये कटेगा 150, सॉरी 1.5 गुना 100 मतलब 150 के आसपास है ऑप्शन, पहला ऑप्शन 150। मतलब मजा आया कि नहीं, सोचने वाले सवाल थे कि नहीं सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ लिक्विड विद कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा कंप्लीटली फिल्ड इन अ कंटेनर, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड इन अ कंटेनर having coefficient of linear expansion alpha, मतलब कंटेनर का coefficient of linear expansion alpha है, if the liquid does not overflow on heating then which of the must be true। तो देखो apparent coefficient of volume expansion of the liquid, apparent coefficient of volume expansion of the liquid is equal to real volume coefficient of the liquid minus 3 times of linear expansion of the container। 3 अल्फा मतलब कंटेनर की वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब कह रहा है कि लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिक्विड का एक्सपेंशन ओवरफ्लो नहीं करने के लिए या तो ये होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो, अगर हुआ तो भाई जितना लिक्विड फैल रहा है उतना ही कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, ये बराबर तो जीरो हो गया तो ओवरफ्लो नहीं होगा, तो या तो बराबर होना चाहिए, गामा बड़ा गामा छोटा गामा 3 अल्फा के बराबर होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल है, गामा बड़ा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गामा 5 अल्फा से बड़ा होगा गड़बड़ हो जाएगा, ये गामा 3 अल्फा के बराबर होना चाहिए। उसके बाद गामा अगर कम हुआ तो सही है ना, कंटेनर ज्यादा फैल गया, गामा कम है, लिक्विड का कम है, कंटेनर का टोटल 3 अल्फा का मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो टोटल वॉल्यूम एक्सपेंशन है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कंटेनर ज्यादा है और लिक्विड का कम है तो अच्छी बात है ना, कंटेनर ज्यादा फैला लिक्विड कम फैला तो लिक्विड लेवल नीचे चला जाएगा, ये पहला आंसर आएगा। मजेदार सवाल है। थर्मल कंडक्टर
of uniform cross section area A has its conductivity decreases from end to another end B with end A maintain at a higher temperature T1। अच्छा, ये तुम्हारा कोई एक रॉड है, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, और ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम एंड ए टू बी। ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी की वैल्यू घट रही है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा बताइए, मिड पॉइंट पे टेम्परेचर कितना? सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा कि मान लो कि कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती, तो इसमें जो हीट करंट आता है उसको कैसे लिखते हो सर? यहां से यहां का हीट करंट हम लिखते हैं हीट करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी के टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 एरिया ए इंटू लेंथ टोटल एल, ये तो लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं इस छोटे से विड्थ में हीट करंट दे दूं तो, इस छोटे से विड्थ में हीट करंट लिखो तो DH, मतलब H छोटे से विड्थ में छोटा सा हीट करंट यहाँ पे, क्या वहां जो हीट करंट डिफाइंड होगा, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है Tx पे, मतलब x डिस्टेंस पर लिखो ये Tx और ये होगा Tx प्लस dx, जब यहाँ पे तो बहुत छोटा सा मोटाई मैंने dx लिया है, इसमें जो हीट करंट लिखूंगा वो पूरे रॉड के हीट करंट के बराबर आएगा कि अलग आएगा? तो हीट करंट तो कांस्टेंट है, पूरे रॉड में करंट जो इतना यहाँ फ्लो होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे हीट करंट लिखूं तो वो भी h ही आएगा, h बराबर कंडक्टिविटी के टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा Tx और Tx प्लस dx, मतलब T dt, चेंज इन टेम्परेचर dt बोल सकते हैं, यहां से यहां तक छोटे विड्थ में छोटा चेंज इन टेम्परेचर dt, एरिया A बटा छोटा लेंथ dx। हाँ सर लिख सकते हैं। इसमें बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, ये मोटाई dx, छोटे से लेंथ में चलोगे तो थोड़ा ही तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो उस चेंज इन टेम्परेचर को dt लिख दिया। अब बताओ Ka को हम नीचे ले जाएंगे तो h बटा k इज इक्वल टू dt बटा dx लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। बताओ ये थ्रू आउट द रॉड, पूरे रॉड में लिखो, आधे रॉड में लिखो, हाफ रॉड में लिखो, ये थर्मल करंट जो एक बार हीट करंट आ जाएगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये आ गया dt बाई dx। अगर इस dx को यहां ले जाऊं तो dt बराबर h बटा के ए इंटू डी एक्स। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं, मतलब इंटीग्रेट कर दो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। सर क्यों आता है? सर सिंपल सी तो बात है, अगर यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में देखोगे टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, यहाँ पे सिंपल ऐसे देखो, टी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाओगे तो इसका स्लोप क्या होगा? सर इसका स्लोप होगा डी टी बाई डी एक्स, यस और नो? हाँ सर। अब बताओ ये डी टी बाई डी एक्स तुम्हारा कॉन्स्टेंट ही तो है, तो टेम्परेचर एक्स के साथ ऐसे वेरी करता है लीनियरली? हाँ सर वेरी करता है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी के तुम्हारा थ्रू आउट द रॉड कांस्टेंट, एरिया तो वैसे भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए टेम्परेचर का एक्स के साथ ग्राफ बनाओगे तो टी वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप dx बाई dt होता है, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यस और नो? और जो स्लोप होता है वो कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए जो स्लोप है वो कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हीट करंट जब हम कंडक्टिविटी आपको पढ़ाए थे तो बताया था ये चीज। हीट करंट तुम कहीं लिख रहे हो तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में हीट करंट, पूरे रॉड के बीच में हीट करंट, छोटे से डिस्क के बीच में हीट करंट तो कांस्टेंट रहता है। तो हीट करंट कांस्टेंट होगा, dt बाई dx तुम्हारा h बाई के आ रहा है। इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब है कि t वर्सेस x ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप होता है dg बाई dx, वो कांस्टेंट रहेगा। चलो ये भी छोड़ो, एक तुमको ये भी बताया था किसी भी x पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, यहां से x पॉइंट पे, तो वो होगा T1 माइनस T1 माइनस T2 बटा L इंटू एक्स। ये आया था क्या? ये आया था क्या टेम्परेचर? T1 माइनस T2 बटा L इंटू एक्स, ये आया था क्या? बताओ तो। हाँ सही तो लिखा है, एक्स को एल के बराबर रख दोगे, हाँ यही तो आया था, यही तो आया था। अब यहां पर तुम देखो तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? T1 माइनस T2 बाई एल आ रहा है। हाँ, तो एक्चुअल में dt बाई dx भी वही है। कैसे वो है? अगर तुम h को पूरा h जो पूरे रॉड में होता है उसको अगर ये लिख दोगे तो k T1 माइनस T2 a बटा l। अब एक बात बताओ, यहां से ये k h को तो इतना लिख ही सकते हो तुम, और ये तुमने h को लिखा और k a लिखोगे, तो अब देखो यहां से a से कट गया, k से k कट गया, T1 माइनस T2 बाई l, वही चीज तो है ये। अच्छा रे बेटा, रे बेटा, तो यहाँ पे Tx वर्सेस x का ग्राफ बनाएगा तो ऐसा ही मैंने ग्राफ बना के दिखाया था, Tx वर्सेस x का स्ट्रेट लाइन बना था और T1 से घट के ये जब x की वैल्यू L पे गई थी तो टेम्परेचर T2 हो गया था। हाँ, यहाँ पे ये वही चीज तो है। h को ये रख सकते हैं हम? हाँ सर, पूरे रॉड में जो हीट करंट होगा हर जगह h को रखो, तो h को लिखो k T1 माइनस T2 a बटा l, और पहले से नीचे क्या था? Ka। अब मुझे बता, a से कट गया, k से
के कट गया तो T1 - T2 बाई एल, तो H बाई के यही तो है T1 - T2 बाई एल, प्रूव तो हो ही गया। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसका जो स्लोप होता है, ये सब हटा दो, उसका जो स्लोप होता है वो ये होता है, हीट करंट तुम्हारा थ्रू आउट द रॉड कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो जो स्लोप होता है टी वर्सेस एक्स ग्राफ का वो होता है के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जितना कंडक्टिविटी ज्यादा होगा स्लोप उतना कम होगा। सर उसका क्या मतलब है? उसका कम है कि यहां पे अगर टी एक्स का ग्राफ अगर दो रॉड के लिए ऐसे बना रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यहां पे कम कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर कम फ्लो किया है, स्लोप कम तो सॉरी कंडक्टिविटी ज्यादा है, और यहां पे कंडक्टिविटी इसका कम है, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है डी टी बाई डी एक्स वो होता है एच बाई के ए। कंडक्टिविटी कम तो इसका स्लोप ज्यादा, तो देखो ये ज्यादा स्टेप है, इसकी कंडक्टिविटी मान लो K1 है, ये K2 है, तो K1 कम होगा और K2 ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा है ना, ये देखो ये ऐसे रेखा लेटी हुई नहीं है और ये रेखा खड़ी है। तो ठीक है, यहां पे इस सवाल का क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसी समझा है। अच्छा एच कांस्टेंट है तब, अब मान लो कि एच कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा, क्योंकि देखो के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। अब मान लो यहाँ पे के वेरी करेगा, तो स्लोप लिखोगे dt बाई डी एक्स, टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप, एच बाई के। अगर तुम्हारा के वेरिएबल भी है तो एक बार जो हीट करंट सेटअप हो जाएगा स्टेडी स्टेट में वो तो उतना ही रहेगा। हाँ, अब जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो के की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीजिंग, घट रही है। अब के घट रही है तो स्लोप बढ़ेगी, के घट रही स्लोप बढ़ेगी। तो इस केस में जो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ आएगा, पहले स्लोप तुम्हारा रहेगा ये, पहले स्लोप रहेगा कम और धीरे 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 तुम्हारा स्लोप बढ़ेगा। क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? अच्छा, ये हुई ना बात। अब सुनो, अब सुनो, अब अगर स्ट्रेट लाइन के कांस्टेंट होता तो ऐसा बनता। हाँ, अब के वेरिएबल है, घट रहा है तो स्लोप बढ़ता हुआ ऐसा बनेगा। इसमें अगर आधे मिड पॉइंट पे जाओगे x इज इक्वल टू एल बाई टू, तो जब के कांस्टेंट है तो ज्यादा टेम्परेचर फॉल किया है, और के घट रहा है तो पहले कम टेम्परेचर फॉल किया बाद में ज्यादा किया। तो पहले अगर के कांस्टेंट होता तो मिड पॉइंट पे टेम्परेचर आता T1 प्लस T2 बाई टू। अब के घट रहा है तो यहां पर जो टेम्परेचर आएगा, देखो ये T1 प्लस T2 बाई टू है, देखो ये T1 ये T2, तो एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2। ये स्लोप कम था पहले, देखो पहले रेखा लेटी हुई है बाद में रेखा खड़ी हुई, तो ये ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब T1 प्लस T2 से टेम्परेचर ऑफ द मिड पॉइंट ग्रेटर देन T1 प्लस T2 बाई, ये आंसर है। अच्छा सवाल है कि नहीं है? तो इसमें तो सिर्फ यही नहीं पता चला कि टेम्परेचर मिड पॉइंट पे क्या हो, तुमको ये पता चला कि ग्राफ कैसा बनेगा अगर यहां पे हीट करंट जो सेटअप होगा तो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। ये देखो फिर से देखो, फिर से देखो, तीन सवाल कराएं कि अगर के कांस्टेंट है तो ऐसा बनेगा। अलग अलग मान लो दो रॉड लिया, एक रॉड है मान लो K1 का और K2 का, तो जिसका स्लोप कम है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रही होगी, और जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी कम। देखो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां पे मैं तुम्हें कह रहा हूं टी वर्सेस एक्स का वेरिएबल के जैसे जैसे आगे जा रहे के घट रहा है, के घट रहा है तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा एच बाई के ए। के घटेगा तो ये तुम्हारा बढ़ेगा, तो आगे आगे जा रहे हैं तो के घट रहा है तो स्लोप बढ़ेगा, मतलब ग्राफ ऐसा होगा, ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा, ये T2 बनेगा। अब अगर के कांस्टेंट होता तो ऐसा बनता, लीनियरली घट रहा होता, लीनियरली घट रहा होता, यहाँ टेम्परेचर T1 यहाँ पे T2, तो लीनियरली घटते हुए मिड पर कितना होता T1 प्लस T2, तो या x इज इक्वल टू एल बाई टू पर देखोगे तो यहाँ टेम्परेचर आएगा T1 प्लस T2 बाई टू, तो यहाँ पे तो ज्यादा ही हुआ ना, पहले कम घटा फिर ज्यादा घटा, के जितना ज्यादा रहता है टेम्परेचर उतना कम घटता है, देखो K2 ज्यादा है टेम्परेचर कम घट रहा है, तो यहाँ पर कम टेम्परेचर घटेगा, तो मिड पॉइंट पे जब के कांस्टेंट होता तब आता T1 प्लस T2, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये ऐसा ग्राफ बनता है। अच्छा के बढ़ रहा होता तो, के अगर बढ़ रहा होता, सोचो कितना मजेदार सवाल है कि अगर ये रॉड लिया और ए पर टेम्परेचर है T1, इधर टेम्परेचर है T2, आगे जाने पर के कांस्टेंट है, तो ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ऐसा। इसी रॉड में यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2, आगे जाने पे के घट रहा है, तो ग्राफ आपका T वर्सेस एक्स का पहले के ज्यादा है बाद में के घट गया तो स्लोप बढ़ेगा, ऐसा बनेगा। और अगर इसी में आप एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, तो टी वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले ज्यादा घटेगा बाद में कम घटेगा। अगर आपका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो पहले कम कंडक्टिविटी, कम कंडक्टिविटी तो स्लोप का मतलब ये होता है dt बाई डी एक्स। अब तुम्हारी dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच बटा के। अगर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, के बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी घट रहा है, बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है तो स्लोप घटेगा, के बढ़ रहा है तो स्लोप घटेगा। लो भाई, के बढ़ रहा है तो स्लोप घटेगा। लो बताओ मजा आया कि के बढ़ रहा है तो स्लोप घटेगा, बोलो ये जैसे जैसे बढ़ेगा स्लोप घटेगा। मजा आया? हाँ सर मजा आया। नेक्स्ट देखिए,
on heating a liquid of coefficient of cubical expansion gamma in container having coefficient of linear expansion, एक मिनट, एक सवाल रह गया, ये देखो, the rate of cooling of solid sphere of radius r and density will depends upon the radius is, तो rate of cooling क्या होता है, dt by dq, रेट ऑफ कूलिंग एरिया बटा वॉल्यूम होता है, एरिया हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कट के नीचे आएगा 1/r, तो रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, on heating a liquid of coefficient of cubical expansion gamma in container having coefficient of linear expansion gamma by 2, अच्छा, on heating liquid of coefficient of cubical expansion gamma, ठीक है, having coefficient of linear expansion gamma by 2, coefficient of linear expansion in a container, अच्छा, कंटेनर की coefficient of linear expansion है gamma by 2, तो कंटेनर का coefficient of volume expansion होगा 3 अल्फा, तो 3 गामा by 2 ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये गामा, ये 3 गामा by 2, the level of the liquid in container will for a container of rectangular cross section area if gamma is equal to 2 अल्फा, क्या किया है यार, gamma is equal to 2 अल्फा क्यों लिखा, on heating a liquid of coefficient of cubical expansion gamma, on heating a liquid of coefficient of cubical expansion gamma in a container having coefficient of linear expansion gamma by 2, in a container having the coefficient of linear expansion gamma by 2, level of the liquid in the container will for the container of rectangular cross section area if gamma is equal to 2 अल्फा, gamma is equal to 2 अल्फा मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा दे दिया क्या, on heating a liquid of coefficient of cubical expansion gamma in a container having coefficient of linear expansion gamma by 2, कंटेनर की लीनियर एक्सपेंशन है तुम्हारा गामा बाई 2, तो ये कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाएगा 3 गामा बाई 2, 1.5 गामा, मतलब कंटेनर की वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा है और लिक्विड की वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है और इसकी 3 गामा है, तो फॉल करेगा। ऑन हीटिंग अ लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा, ऑन हीटिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज गामा, ऑन हीटिंग अ लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा, लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा है, ठीक है, कंटेनर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है गामा बाई 2, तो लीनियर एक्सपेंशन तुमको दिया है गामा बाई 2, तो गामा कंटेनर की लीनियर एक्सपेंशन है, कंटेनर की वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है 3 अल्फा से, अल्फा तुम्हारा गामा बाई 2 तो 3 गामा बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1.5 गामा आ रहा है कंटेनर की, मतलब लिक्विड से 1.5 गुना ज्यादा, तो लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कम है, कंटेनर का ज्यादा है, तो फॉल करेगा, ये तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा लिख दिया। 200 ग्राम of solid ball at 20 degrees Celsius drop into liquid of amount of water at 30 degrees Celsius. The resulting temperature is 60. This means the specific heat of solid is. देखो दोनों का टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, तो तुम कह सकते हो कि सेम फेज वाला हम मिक्सर कर रहे हैं, ऐसा कि फेज तो चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, और ये 200 ग्राम ये भी 200 ग्राम ये भी है, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आप लिख सकते हो S1 T1 प्लस S2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, सॉरी S1 प्लस S2, एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था M1 S1, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम है, 20 ग्राम सॉलिड इज ड्रॉप इन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, तो ग्राम सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें S1 नहीं पता, ये दिया है 20 प्लस S2 1 होता है वाटर का और T2 दिया है 80 डिवाइडेड बाई S1 प्लस 1 और मिक्सचर की टेम्परेचर हो गई 60, यहां से S1 पूछा है, निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा S1 प्लस 1 यहां रखोगे तो 60, पहले तो 0 से 0 काट लो दोनों तरफ, तो जाएगा 6S1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2S1 प्लस 8, यहां से S1 को इधर ले आओ, तो 6S1 माइनस 2S1 बराबर 8 में से 6 जाएगा 2, तो ये तुम्हारा हो गया 6 में से 2 गया 4, 4S1 बराबर 2, तो S1 बराबर 2/4 मतलब हाफ, तो स्पेसिफिक हीट उसकी हो गई हाफ, मतलब 1/2 ऑफ द वाटर, हाँ वाटर की एक होती है 1/2 ऑफ द वाटर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट टेम्परेचर, तो सेल्सियस बटा 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180, ये कट गया, 10 को उधर ले जाओगे ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, C बराबर 5/9 इंटू F माइनस 32, यही आएगा क्या, तो C और F का ग्राफ बनाओगे तो सीधा सीधा दिख रहा है C और F में इंटरसेप्ट निगेटिव और स्लोप पॉजिटिव, तो ए वाला आंसर आएगा, सही है, ए वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वन ऑफ कॉपर, अब एक दो सवाल मैंने ऐसे दिए जो आपसे हो जाएं ताकि लास्ट आते आते थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो, लेकिन संघर्ष असाइनमेंट का लॉजिक समझिए, ये है कंसेप्ट को सिखाने के लिए, आपके कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। तो टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, वन ऑफ द कॉपर एंड अदर इज द स्टील, कोएफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन कॉपर का ज्यादा स्टील का कम है, तो कॉपर ज्यादा, ये मान लो कॉपर है और ये मान लो स्टील है, तो कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, कॉपर ज्यादा फैलेगा, स्टील कम फैलेगा। हीटिंग कर रहा है क्या? हाँ, हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो कॉपर ज्यादा एक्सपैंड होगा, तो कॉपर आ जाएगा कॉन्वेकेव साइड पर, और स्टील कम एक्सपेंड होगा, वो आ जाएगा कॉन्वेक्स साइड पर। इधर स्टील कॉन्केव और कॉपर कॉन्वेक्स, बेंड विथ कॉपर ऑन अ कॉन्वेक्स, कॉपर ऑन अ कॉन्वेक्स। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द डिवाइड लॉ ऑफ स्पेसिफिक हीट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वेरीज विद, ये एनसीईआरटी में लिया इसलिए मैंने दे दिया कि पॉइंट आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि 0 केल्विन पे स्पेसिफिक हीट 0 होती है, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी 0 हो जाता है। 0 केल्विन पे ना तो काइनेटिक एनर्जी आता है, ना एंट्रोपी आता है, ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है, सब 0 हो जाता है। तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन के आसपास जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके स्पेसिफिक हीट टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, स्पेसिफिक हीट टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया क्या? यस सर, सही लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये सवाल थे, मजा आया होगा, उम्मीद है। अच्छे सवाल सीखने को मिले होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।